अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 9 जून को पाकिस्तान का नया बजट अनाउंस किया गया है। 2023 का बजट अनाउंस हो गया है और ये तकरीबन 14.5 ट्रिलियन का बजट अनाउंस हुआ है। काफ़ी बड़ा बजट है पिछली दफ़ा से। और अगर इसके अंदर मैं आपको कुछ मेन चीज़ें हाईलाइट करवाऊंगा और थोड़ा सा आराम से आहिस्ता करवाऊंगा ताकि आपको चीज़ों की समझ में आए, और मैं आपको कुछ बेसिक मेन फिगर्स के साथ जो है वो इन्फॉर्म करूंगा। सबसे पहले अगर देखें कि गवर्नमेंट ने क्या प्रोजेक्शंस रखी हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोजेक्ट कर रही है वो 3.5% की है। और जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रही है गवर्नमेंट वो तकरीबन 21% की है, जबकि इस साल जो इन्फ्लेशन रही वो रही 28.2%। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अंदर से रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या है, तो मैं आपको ज़रा बेसिक कुछ बताता हूँ। ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ने मखसूस किया है वो है 12,160 अरब रुपए, जिसमें से 9,200 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट एफबीआर का टैक्स कलेक्शन का टारगेट है। ये याद रखिएगा कि इस दफ़ा 9,200 अरब रखा गया है और ये सबसे रिकॉर्ड हाई टैक्स कलेक्शन टारगेट है एफबीआर का, जबकि पिछले साल भी एफबीआर अपने इससे कम टैक्स कलेक्शन के टारगेट को अचीव नहीं कर सकी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इसके साथ तकरीबन 3,000 अरब रुपए का रखा गया है। अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू काफ़ी लोग पूछते हैं कि कहाँ से आता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर दो मेन सोर्सेज होती हैं इनकम की, जिसके अंदर एक तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होती है जो तकरीबन 900 अरब रुपए की रखी गई है, और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रॉफिट्स होते हैं, वो भी तकरीबन 1100-1200 अरब रुपए के इस बजट के अंदर रखे गए हैं। उसके बाद जो खर्चे की अगर हम बात करें तो सबसे पहला खर्चा आ गया आपका, जो आपने सूबाई हुकूमतों को पैसे देने हैं। 5,300 अरब रुपए तकरीबन सूबाई हुकूमतों के लिए रखे गए हैं। सूबाई हुकूमतों को पैसे देने के बाद हमारा जो एक बहुत बड़ा खर्चा है, और हर साल हमारा आधे से ज़्यादा बजट जो है वो सूद की अदायगी में, मार्कअप पेमेंट्स में चला जाता है, जो हम हर साल अपना बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए कर्जा लेते हैं। बाद में फिर उसकी सूद की अदायगी पर ही हमारा आधे से ज़्यादा जो है वो बजट में कलेक्टेड अमाउंट चली जाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ऊपर की तरफ नहीं आ रही है, और इसी सर्कल के अंदर जो है हम लोग काफ़ी सालों से, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है तब से ये इसी में घूमते जा रहे हैं, और इस दलदल से अभी तक हम बाहर नहीं आ सके। जब तक हम इस सर्कल से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारे लिए मुश्किलात का सामना करना कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो मार्कअप पेमेंट से थी तकरीबन 7,500 अरब रुपए की, जिसके बाद डिफेंस के लिए पैसे जो रखे गए हैं तकरीबन 1,800 अरब रुपए, और ग्रांट्स और सब्सिडीज जो है तकरीबन 2,400 अरब रुपए इस दफ़ा दोबारा ग्रांट्स और सब्सिडीज के रख दिए गए हैं। जबकि आईएमएफ की बहुत ज़्यादा मुखालफत थी, और आईएमएफ बार बार इस बात पर फोकस करता रहा कि सब्सिडीज को ख़त्म करें, ग्रांट्स को ख़त्म करें, और अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करें, कलेक्शन को ज़्यादा करें। सिर्फ कलेक्शन को ज़्यादा करना आईएमएफ का मकसद नहीं होता। आईएमएफ का मकसद असल में होता है कि बजट डेफिसिट को कम किया जाए, फिजिकल डेफिसिट को कम किया जाए, और मुल्क की मीशत को जो है वो मजबूत किया जाए, ताकि हम अगर इस मुल्क को एक लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये अपने आप को फिजिकली, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की भी कोशिश करे। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोबारा से 2,400 अरब रुपए की ग्रांट्स और सब्सिडीज रख दी गई हैं, जिसके बाद 750 अरब रुपए की तकरीबन पेंशन रख दी गई हैं, और सिविल गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी तकरीबन 700 अरब रुपए रखे गए हैं। उसके बाद जो है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए रखे गए हैं। ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन वगैरह ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में आगे गाइड करूंगा। तो ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इस दफ़ा एक काफ़ी बड़ा नंबर रखा गया है, और 950 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। तो ये सारा कुछ अगर हम निकालें, क्योंकि हमारी जो टोटल कलेक्शन थी, जो हमारे जो रेवेन्यू, ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है वो 12,160 अरब रुपए टारगेट किया है, जबकि हमारे जो खर्चे हैं वो इससे कहीं ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फेडरल डेफिसिट बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन 7,500 अरब रुपए का। अगर हम इसमें से प्रोविंशियल सरप्लस को निकाल भी देते हैं तो भी 6,900 अरब रुपए का जो है वो फिजिकल डेफिसिट आ रहा है। फिजिकल डेफिसिट का आम जुबान में ये मतलब है कि जो आपने टैक्स कलेक्शन की, जो भी गवर्नमेंट ने पैसे कमाए और जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया वो पैसे कमाने से ज्यादा था, तो इसलिए 7,500 तकरीबन 7,500 अरब रुपए का फर्क आ रहा था, जिसके अंदर से अगर हम प्रोविंशियल सरप्लस निकाल दें तो तकरीबन 6,900 अरब रुपए बनता है। 6,900 अरब रुपए जो है वो हमारा मुल्क का खसारा है।
फिस्कल डेफिसिट है जो कि जिसको पूरा करने के लिए दोबारा हमें मार्केट से पैसे लेने पड़ते हैं और उसके ऊपर फिर हमें हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यही मसला पाकिस्तान का हर साल हर बजट में रहता है और इस दफ़ा भी ये मसला काफ़ी नुमाया नज़र आया और ये किसी भी तरह से एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है। बजट का मकसद ही ये होता है कि हम चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्लान करें और जो हमने खर्चे लिखे उन्हीं खर्चों के अंदर उनको पूरा करें। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि अभी ग्रांट्स और सब्सिडीज लगा दी गई हैं, उसके अलावा मार्केट पेमेंट इतनी ज़्यादा है और इस किस्म के खर्चे कुछ किए गए हैं, जिस तरह अब आपके सामने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी में बहुत बड़ा इंक्रीज डाल दिया और उसके अलावा चीज़ों के अंदर जो है वो टैक्स रिलीफ, कुछ चीज़ों में इतना बड़ा बड़ा टैक्स रिलीफ दिया है कि जिसकी वजह से हमें इस डेफिसिट का सामना करना पड़ेगा। और ये जो डेफिसिट आ रहा है 6,900 अरब रुपए का, ये तो टारगेटेड डेफिसिट है जो अपने मुंह से गवर्नमेंट बोल रही है, जो अपने मुंह से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब बोल रहे हैं। और ये तब होगा जब FBR 9,200 अरब रुपए इकट्ठे करने में कामयाब होती है, जबकि हमेशा FBR जो है वो बहुत कम ऐसा हुआ है और इनकी गवर्नमेंट के अंदर जो है अभी तक जो 1.5 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट के अंदर ये FBR का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। और जबकि पिछले साल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड पे रही है, 75-76 साल का रिकॉर्ड इन्फ्लेशन ने तोड़ा है और ये एक परसेप्शन है कि इकोनॉमी के अंदर कि जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तब टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती है। तो इन्फ्लेशन के ज्यादा होते हुए भी टैक्स कलेक्शन टारगेट से कम रही। पिछली दफा 7,000 अरब, मेरे ख्याल से 7,000 अरब भी इकट्ठे नहीं हो पाए। तो फिर इस दफा हम लोग किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि 9,200 अरब रुपए हम आने वाले साल में इकट्ठा कर लेंगे। तो इसलिए ये जो तकरीबन 7,000 अरब रुपए का जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, आप इसको 7,000 अरब रुपए नहीं, आप इसको कम से कम 2-3 हजार अरब रुपए इसके अंदर ऊपर भी डाल दें। ये तकरीबन 10,000 अरब के करीब फिस्कल डेफिसिट आपका चला जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो आपको मैंने कहा था कि ये 950 अरब रुपए रखे गए हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जो कि काफी बड़ा नंबर है, उसके अंदर तकरीबन हाफ अमाउंट, बल्कि हाफ से भी ज्यादा अमाउंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमाउंट रखी है और उसके अंदर जैसा कि इसहाक डार साहब ने पहले अपने स्पीचेस वगैरह के अंदर भी कहा कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज के ऊपर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा इस दफा फोकस किया जाएगा और उनको जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के 490 अरब रुपए में से एनर्जी सेक्टर के लिए रखे गए हैं 86 अरब रुपए, जबकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए रखे गए हैं 260 अरब रुपए, वाटर के लिए रखे गए हैं तकरीबन 100 अरब रुपए और फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग के लिए रखे गए हैं तकरीबन 41-42 अरब रुपए। उसके बाद सोशल और हेल्थ केयर वगैरह को मिला के तकरीबन 250 पौने 300 अरब रुपए रखे गए हैं और एजुकेशन के लिए जो है वो 81.90 तकरीबन 82 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि बाकी सारी एक्टिविटीज वगैरह को मिला के जिसके अंदर IT सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट के खर्चे, गवर्नेंस, फूड और एग्रीकल्चर का टोटल मिला के आपका 1150 अरब रुपए ये बनता है। तो 950, इसमें से 950 अरब जो है वो फेडरल बजट के अंदर रखे गए हैं। 950 अरब रुपए एक काफी बड़ी अमाउंट थी, जिसके अंदर से मेन जो खर्चा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि जब बनेगा तो फिर मेन चीज कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए फिर आपका सीमेंट, स्टील और जितनी भी कंस्ट्रक्शन से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंपनीज हैं, चीजें हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड, उनके अंदर उनको डायरेक्टली फायदा, इनडायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी फायदा होगा। थोड़ी सी अभी हम सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या बेनिफिट आएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को इस दफा काफी ज्यादा रिलीफ दिया गया है, बल्कि सबसे ज्यादा 2 ही सेक्टर्स को रिलीफ दिया गया है, एक IT सेक्टर को और एक एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो जो क्रेडिट लिमिट थी वो 1800 अरब रुपए से बढ़ाकर 2250 अरब रुपए कर दी गई है। हर किस्म की ड्यूटी हटा दी गई है। ये ड्रायर्स के ऊपर से, हार्वेस्टर्स और राइस प्लांटर्स, सीडर्स, जो भी मशीनरी वगैरह है उसके ऊपर से ड्यूटी और टैक्सेस हटा दिए गए हैं, हर किस्म की ड्यूटी और टैक्सेस। और उसके अलावा कंसेशनल जो है वो लोन्स अनाउंस किए हैं एग्रो बेस्ड कंपनीज के लिए और हर किस्म की ड्यूटी हटा दी गई है। कस्टम ड्यूटीज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इंपोर्टेड सीड्स और जो इस किस्म की ज़राअत के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनकी इंपोर्ट पर से भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन के तहत भी 10 अरब रुपए रखे गए हैं। यूरिया के ऊपर भी, इंपोर्टेड यूरिया के ऊपर भी 6 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है। और सोलर सिस्टम्स लगाने के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए गाँव वगैरह के अंदर, और उसके जरिए जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भी 30 अरब रुपए रखे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो सब्सिडी के और ग्रांट्स के जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर को दी जा रही है, जबकि इनसे जो कस्टम ड्यूटी और टैक्सेशन के जरिए जो अमाउंट ली जा रही है उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी, बल्कि तकरीबन खत्म ही कर दिए गए हैं।
उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसके अंदर रहा है वो रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर फ्रीलांसर्स के ऊपर से $2000 की एक्सपोर्ट तक सेल्स टैक्स रिटर्न बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उसके अलावा जो आईटी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होता है, आईटी कंपनीज को इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से आईटी इक्विपमेंट किसी भी किस्म का, उसके ऊपर से जो है वो एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। और जो उनका कंसेशनरी रेट चल रहा था 0.25% टैक्स रेट का, उसको भी मजीद 3 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया गया है। आईटी सेक्टर को प्रमोट करने की मेन वजह यह है कि वो बाहर अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे पाकिस्तान के लिए डॉलर कमा के लेके आते हैं, तो इनको इसलिए ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो मजीद डॉलर कमा के लाएं। उसके अलावा एक डायमंड कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस कराई गई है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। उसके अंदर मुख्तलिफ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, उसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो बेनिफिट्स उनके लिए अनाउंस किए गए हैं ताकि वो पाकिस्तान ज़्यादा पैसे भेजें। और उसके अलावा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में और आईटी सेक्टर में, इन्हीं के अंदर जो है वो मेन बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा तो किसी सेक्टर के अंदर कोई ऐसा डायरेक्ट बेनिफिट नहीं नज़र आया। और आईटी सेक्टर के अंदर फिर आपका जो है वो एवीएन, नेटसॉल्ट, टीआरजी, ऑक्टोपस, इनके अंदर सिस्टम्स लिमिटेड, इनके अंदर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। जबकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा कंपनीज नहीं है। जो कंपनीज हैं जिनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ़ायदा है, उनमें हमें थोड़ा अच्छा जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़ अच्छी नहीं है बजट में बिल्कुल भी। वो है सुपर टैक्स की जो स्लैब है वो 4% से हटा के सबसे हाईएस्ट रेट पे 10% पे लगा दी गई है। 4% से अब 10% सुपर टैक्स हो गया है। पिछले साल भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड कंपनीज ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया सुपर टैक्स की वजह से, और उनके प्रॉफिट्स के अंदर, उनके अर्निंग पर शेयर ईपीएस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया सुपर टैक्स का। और जबकि तब तो 4% था और अब उसको 10% कर दिया गया, तो हमें इसका डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हमें शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिला तो हमें लॉन्गर टर्म में आने वाले महीनों के अंदर जो है वो इसका एक बुरा इम्पैक्ट मार्केट में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 10% सुपर टैक्स कोई कम नहीं है। अगर आप इसको देखें तो 10% आप अपनी जो इनकम है उसका सिर्फ आप एक एडिशनल टैक्स के अंदर आप पे कर रही है कंपनी, तो फिर उसके प्रॉफिट्स के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और जब प्रॉफिट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी शेयर प्राइस पर और फिर ओवरऑल मार्केट की वैल्यूएशन पर भी फ़र्क आएगा। उसके अलावा जो है वो मिनिमम टैक्स टर्नओवर को जो है वो 1.25% से 1% कर दिया गया लिस्टेड कंपनीज के लिए। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इसके अलावा कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है जो मैं आपके साथ इस बजट में डिस्कस करूं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बजट थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि 9,200 अरब रुपए की जो टारगेट इन लोगों ने रखे हैं टैक्स कलेक्शन के, एफबीआर के, वो किसी भी तरह से मुझे आने वाले साल के अंदर अचीवेबल नहीं लगते। और क्योंकि ये लोग अब जिस तरह सागडा साहब बात कर रहे हैं, वो तो ये लगता है कि बस अब ये बजट जो है वो नई गवर्नमेंट को ये पकड़ा के अल्लाह हाफिज कर देंगे। क्योंकि उन लोगों ने अब आईएमएफ प्रोग्राम के बारे में भी वो बार बार कहते हैं कि प्लान भी हमारे पास है। अब प्लान भी बताते भी नहीं है कि प्लान भी क्या है, कोई नजर भी अभी तक तो नहीं आ रहा। देख लेंगे जब वो अनाउंस करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि आईएमएफ के बगैर इकोनॉमी नहीं चलती। जब इकोनॉमी आपकी स्ट्रगल फेस करती है, इश्यूज आते हैं, और पाकिस्तान तो हमेशा से आईएमएफ लेता आ रहा है, 23, 24, 25 दफा आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान हासिल कर चुका है। तो फिर पाकिस्तान की जो इस वक्त नीड है वो सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ प्रोग्राम है। और आईएमएफ प्रोग्राम के मुताबिक आप अगर उनकी कंडीशंस को नहीं मान रहे और फिर भी सब्सिडीज और ग्रांट्स के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ अपनी वोट बैंक को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए या पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, तो इससे मेरे ख्याल से ना तो पॉलिटिक्स को फायदा होगा और ना ही मुल्क को कोई फायदा होगा। तो मेरा जो व्यू है वो किसी भी तरह से सियासी नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि मैं किसी पार्टी की सपोर्ट में या किसी पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस बजट को देखते हुए बात कर रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ। तो ये बजट जो है वो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा व्यू है, कि आईएमएफ को राजी करने के लिए नाकाफी है। इसके अंदर कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी, कुछ एडिशंस करनी पड़ेंगी, कुछ खर्चों को जो है वो कम करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर्स को क्योंकि वहीं के वहीं रखा गया, उसके अंदर कोई कमी नहीं लाई गई, एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा। और जो रेवेन्यू है उसको कुछ मुख्तलिफ सेक्टर्स के जरिए और लग्जरी आइटम्स वगैरह के जरिए भी लगाना चाहिए था। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके ज़रिए मज़ीद बेहतर रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता था, और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिन पे जो है वो आम आवाम को भी रिलीफ दिया जा सकता था। लेकिन अब इस बजट को देखते हुए बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कम चांसेस लगते हैं कि आईएमएफ इस बजट के ऊपर जो है वो हमें लोन जारी करेगा। या तो वो इसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगी, चेंजेस होंगी, या तो बाद में एक मिनी बजट पास होगा, या फिर जो इसाक डार साहब बड़े टाइम से नारा लगा रहे हैं कि
प्लान बी है उनके पास, या तो वो फिर प्लान बी अनाउंस करें। अब स्टॉक मार्केट को अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के परस्पेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको चलाने के लिए या उसकी वैल्यूएशन को मेंटेन रखने के लिए, उसके पॉइंट्स को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई प्लान पेश करना होगा। अगर आईएमएफ प्रोग्राम नहीं आता तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बिल्कुल नेगेटिव होगा। इसके अंदर किसी किस्म की वो न्यूट्रल या पॉजिटिव वाली सिचुएशन नहीं है। यहाँ से अच्छी जो है वो फिर उम्मीद नहीं होगी हमें, हम मार्केट को नीचे की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि एक पूरी दुनिया में एक बात को माना जाता है, एक परसेप्शन बनी हुई है कि आईएमएफ के बगैर वीक इकोनॉमी सरवाइव नहीं करती। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो आईएमएफ के ऊपर ही फोकस हमारा होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट का और फाइनेंस मिनिस्टर का हमारा जो फोकस है वो आईएमएफ से थोड़ा हटता हुआ नजर आ रहा है, और वो आईएमएफ के बारे में कुछ डबल मीनिंग बात करते हैं जो कि कभी समझ नहीं आती। कभी वो कहते हैं कि हम आईएमएफ प्रोग्राम के कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं और आईएमएफ प्रोग्राम के हिसाब से बजट बना रहे हैं, फिर वो अगले दिन आते हैं वो कहते हैं कि अगर आईएमएफ नहीं भी आया तो भी पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, कोई मसला नहीं है, हमारे पास प्लान बी भी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, अब आगे देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये बजट आया, ये अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो कोई खास अच्छा बजट नहीं आया है, क्योंकि खास तौर पे जो सुपर टैक्स लगा है ये एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर सेक्टर वाइज देखें तो फिर आईटी सेक्टर के अंदर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड जैसे कि सीमेंट के स्टॉक्स हैं और स्टील के स्टॉक्स हैं, उसके अलावा फिर आईटी के स्टॉक्स हैं, और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनके लिए उनके अंदर कोई बेहतर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जनरल इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर अब मजीद प्रेशर भी आगे देखने को मिल सकता है। इसलिए अब हमें आगे एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। आगे मैं आपको चार्ट आपको दिखाता हूँ मार्केट का, और चार्ट के साथ थोड़ा सा मजीद आपको स्टॉक एक्सचेंज की करंट पोजीशन के साथ गाइड करता हूँ। अच्छा, ये चार्ट पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये रेक्टेंगल भी ड्रॉ किया है, और ये मार्केट की रेंज है जिसके अंदर मार्केट पिछले तकरीबन 2-3 महीनों से चल रही है। रमजान से पहले से मार्केट इसी रेंज के अंदर चल रही है। मार्केट तकरीबन 41,000 के पास आती है, 40,900 पर आती है, और यहाँ से रिबाउंड आता है, तकरीबन 42,000 को अप्रोच करती है। 42,000 के बाद 42,250 से 42,300 जो है वो इसका मैक्सिमम टॉप होता है, जहाँ से फिर इसमें रिजेक्शन आ जाती है और वापस फिर करेक्टिव मूव्स लेते हुए दोबारा ये यही 40,900 से 41,000 को टेस्ट करती है। अभी भी मार्केट के अंदर यही रेंज नजर आ रही है, और इसी रेंज के अंदर अभी भी मार्केट है। 41,900 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी, और मगर जो आगे ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो वही पुराना है कि 42,250 और 42,300 तक मार्केट जा सकती है। इससे ऊपर जाना मार्केट का थोड़ा मुश्किल हो सकता है करंट सिचुएशन में, और कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है क्योंकि, और अगर मार्केट ने इससे ऊपर जाना है और अपना बड़ा ट्रेंड बनाना है तो मार्केट को फिर 42,500 से ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। 42,500 से ऊपर क्लोजिंग देने पे मार्केट 43,000 को अप्रोच करेगी, और फिर मार्केट को 42,500 से ऊपर सस्टेन करना होगा। 42,500 से ऊपर 43,000 और 43,500 की तरफ एक नई रेंज बनानी होगी। लेकिन अगर अभी हम करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो फिर मार्केट के अंदर ये 42,250 से 42,300 फाइनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ से जो रिजेक्शन आएगी वो मार्केट को वापस 41,800 अगर ब्रेक होता है तो 41,500, और 41,500 से फिर 41,300 की तरफ। 41,300 ब्रेक होने पर मार्केट की जो एंड रेंज है, रेंज का बॉटम आना शुरू हो जाता है, जो कि 41,000 और 40,850 से लेके 41,000 तक है। 40,850 जो है वो मैक्सिमम बॉटम है, इससे जो इस रेंज का है। अगर 40,850 से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो फिर इस बॉटम से बाहर आ जाएगी, और फिर 40,500, 40,000 और 39,900 की तरफ मार्केट चली जा सकती है। तो फिलहाल हमें यही नजर आता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगी। अगर इनकेस मार्केट 41,000 से नीचे, 40,900, 800 से नीचे जो है वो क्लोजिंग दे देती है तो फिर मार्केट के अंदर हमें मजीद बेरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट यही करेगी कि 41,000 से रिबाउंड लेगी और वही 42,000 तक जाएगी, और फिर दोबारा नीचे आएगी, और इसी रेंज के अंदर जो है वो मूव करती रहेगी। लेकिन आगे क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं और काफी सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आगे होंगी कि पीटीआई के साथ क्या करती है अब आगे ये गवर्नमेंट, और जो नया ग्रुप बना है वो किसका साथ देता है, और आगे कौन वजीर आजम के लिए मुंतखब होता है, और किसके चांसेस ज्यादा है वजीर आजम बनने के, और जो भी हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक तो वो, और दूसरा जो अभी फौरन जिसका नेक्स्ट वीक से या उस आने वाले वीक से इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, वो है आईएमएफ प्रोग्राम के। आईएमएफ का क्या रद्द अमल है, आईएमएफ का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, उसके मुताबिक मार्केट के अंदर भी हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। और एक न्यूज और थी जो मैं पहले आपके साथ शेयर नहीं की,
कि जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिनके अंदर मेजर शेयर होल्डर है, जैसे OGDC, PPL, मारी पेट्रोलियम और काफ़ी सारी कंपनीज है, SNGP, SSGC, जो सर्कुलर डेट के बेस पे सारी चलती हैं, PSO वगैरह, इन सब के अंदर जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा डिविडेंड देने के लिए बजट में जो है वो रखे गए हैं, ज़्यादा अमाउंट कलेक्शन रखी गई है, जिसका मतलब ये है कि ये डिविडेंड भी बड़े डिविडेंड इशू करेंगे। तो इसकी बेस पे आने वाले हफ्तों के अंदर इन शेयर्स के अंदर भी हमें अच्छी जो है वो मूव देखने को मिल सकती है, और इनका भी दोबारा से ट्रेंड ऊपर की तरफ आ सकता है, जैसा कि पहले हमेशा डिविडेंड की न्यूज के ऊपर ये ऊपर की तरफ आए हैं। बाकी मार्केट के अंदर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें, और स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग की बेसिस पर लगाएं, और अब मार्केट की वॉल्यूम्स को देखें, जिन शेयर्स के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं और जिन सेक्टर्स को बजट सपोर्ट कर रहे हैं उनके अंदर काम करें, जिन सेक्टर्स के अंदर वॉल्यूम्स डल हो रहे हैं या नेगेटिव वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं आप उनको अवॉइड करें, और एग्रेसिव बाइंग एग्रेसिव सेलिंग ना करें, और शॉर्ट सेलिंग और फ्यूचर बाइंग सेलिंग को अवॉइड करें, सिर्फ अपनी रेगुलर मार्केट के अंदर काम करें, और 30 to 40% फ्री कैश रखें, और मार्केट को देखते हुए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को फॉलो करते हुए काम करें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आगे इंशाल्लाह जो भी हुआ मैं आपको उससे अपडेट करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।